जय उमा महेश। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, जय उमा महेश। हम इस अदालत की कार्यवाही प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्लीज देखिए, अदालत में जिस तरह से एक शांति का वातावरण रहता है, वैसा हमें वातावरण चाहिए ताकि इस प्रोग्राम का आनंद आप भी ले सकें और हम भी ले सकें। मैं प्लीज सदन में अनुरोध करती हूँ कि जो भी बहनें बैठी हैं खड़ी हुई बैठ जाएं और आपस में बात नहीं करें। ये फ्रंट रो यहाँ पर प्लीज बातचीत नहीं करेंगे। रख दीजिए आपके, जैसा कि अदालत का डेकोरम होता है। आइए, अष्टसिद्धा समिति द्वारा आयोजित आपकी अदालत में माधुरी मोदी का अभिनंदन नमन। ये आपकी अदालत है, यानी ये हमारी और आपकी अदालत है और हम सब इस अदालत में, इस अदालत के कानून भी हमारे और नियम भी हमारे। आज अदालत में बयानों का मूल्यांकन होगा और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। प्लीज म्यूजिक मत लगाइए। इस अदालत के नियम भी हमारे, कानून भी हमारा, लेकिन हम इस अदालत की कार्यवाही के दौरान कुछ असल अदालती शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे इस कार्यक्रम के लिए पिटीशन दी थी अष्टसिद्धा समिति ने। पिटीशन अर्थात एक अनुरोध या याचना होती है जो किसी अधिकारी या संस्था को किसी विशिष्ट मांग के लिए की जाती है। तो हमारी इस पिटीशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपका प्रदेश और उसके पदाधिकारी अपने कार्य को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो आपके सामने लाना था। इस अदालती कार्यवाही के टेस्टिमोनी होता है साक्ष्य। इस अदालती कार्यवाही के टेस्टिमोनी होंगे आप लोग। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान थोड़ा शांत रहिएगा क्योंकि आपको सुनना होगा और किसी तर्क या वितर्क यानी आर्गुमेंट्स और हियरिंग, ये भी अदालती शब्द है, इस दौरान यदि आपको लगेगा कि जो प्रतिभागी हैं वो यदि सही जवाब दे रहे हैं तो उसे जरूर चीयर अप करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं जज साहिबा को ऑर्डर कहते हुए ये ना कहना पड़े खामोश, ये मेरी अदालत है। तो यहाँ आज पांचों प्रदेश अपनी एफिडेविट देंगे। एफिडेविट हलफनामा, यानी अपने अपने प्रदेश अपने अपने बयानों की, तथ्यों की एक साक्ष्य सबूत की देंगे। यहाँ पर राइटिंग में दिया जाता है, उसे एफिडेविट कहते हैं। जूरी के मेंबर्स विटनेस यानी गवाह और एविडेंस यानी सबूत के तौर पर वकीलों के साथ जो जिरह होगी उसे मद्देनजर रखते हुए अपील करेंगे और जज साहिबा उस पर अपना फैसला यानी वर्डिक्ट सुनाएंगी। जब जज साहिबा का फैसला होता है उसे वर्डिक्ट कहा जाता है। तो अदालत की कार्यवाही का एक मैंने छोटा सा प्रोसीजर बताया है। इस दौरान मुझे बहुत खुशी है कि सभागार में सभी सदस्य और सभी माननीय अतिथि आप सब विराजमान हो चुके हैं। इस सभागार में अष्टसिद्धा समिति द्वारा आयोजित इस अदालत के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती आशा जी माहेश्वरी, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा, विशेष अतिथि अर्चना जी सोमानी, विशेष अतिथि श्रीमती ललिता जी मालपानी, अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट की उपस्थिति से यह सभागार सुशोभित हो चुका है। आपकी अदालत इस गर्ममयी उपस्थिति से सफलता का एहसास हमें हो रहा है। ये कार्यक्रम जरूर आपकी उपस्थिति से चार चांद लगाएगा। आइए एक छोटी सी बात कर दें कि कहीं इस अदालत में आप लोग जो टेस्टिमोनी है, आप ध्यान रखिएगा। मैं छोटा सा एक अदालत का एक किस्सा सुनाना चाह रही हूँ कि वकील साहिबा ने कहा, मिलॉर्ड, मानस मंथन के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। तो जज साहिबा ने कहा मानस मंथन पेश की जाए और जज साहिबा ने जब पेज नंबर 15 खोला तो उस पर लिखा था कि जज साहिबा आने वाले 3 कार्यक्रम में आप हमारी चीफ गेस्ट बन रही हैं। जज साहिबा मुस्कुरा दी और बोली ऐसे सबूत और पेश किए जाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा नंबर पेज सबूत के तौर पे दिया जाने वाला है। दोस्तों, यदि बात पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इस अदालत की कार्यवाही के लिए हमारे साथ मेरी संयोजिकाएं हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया सामने आ जाए, आपको उनका परिचय दे दिया जाए। श्रीमती रचना जी झंवर, पश्चिम मध्य प्रदेश। श्रीमती मधु जी राठी, छत्तीसगढ़ प्रदेश।
श्रीमती मंगलजीत करवा, विदर्भ प्रदेश, कृपया सामने आ जाएं। ये इस अदालत की कार्यवाही में हमारे साथ रहेंगी। और हमारे साथ गुजरात से रेखा जी मंत्री भी आने वाली थी, लेकिन कल किसी कारणवश आ नहीं सकी, पर मैं चाहती हूँ कि उन्होंने लगातार हमारे साथ काम किया है, तो उनका भी नाम आज लेंगे और ऑनलाइन वो हमसे जुड़ने भी वाली है। सम्मान मंच पे लाते जाएंगे। जूरी सदस्यों को मैं आमंत्रण कर रही हूँ। इस कोर्ट रूम को सजाने की हमारी प्रोसीजर हम प्रारंभ कर रहे हैं। आदरणीय गीता जी मुंडड़ा, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन। आदरणीय बिमला जी साबू, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन। आदरणीय सुशीला जी काबरा, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन। आप अनुशासन, आत्मविश्वास और अनुभव के खान हैं और आपकी उपस्थिति इस अदालत को श्रेष्ठतम साबित करने वाली है। ये हमें पूरा इस बात का पूरा अंदाज है कि आपकी उपस्थिति इस अदालत को श्रेष्ठ अदालत बनाने वाली है। कोर्ट रूम के शतरंज की बिसात पर अगले मोहरे हैं पांचों प्रदेश के अध्यक्ष। मैं संयोजकों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया उन्हें यहाँ लेते आएं। उषा जी सोडानी, पश्चिम मध्य प्रदेश, कर्मपथ पर बड़ी कुशलता से चलते हुए वे यहाँ आए और अपने निर्देशित स्थान को ग्रहण करें। उषा जी सोडानी, पश्चिम मध्य प्रदेश। उषा जी करवा, विदर्भ प्रदेश। शशि जी गट्टानी, छत्तीसगढ़ प्रदेश। मंजुश्री जी काबरा, गुजरात प्रदेश। रंजना जी बाहेती, पूर्वी मध्य प्रदेश। हर कदम एक चुनौती और हर चुनौती एक अवसर। जब तक ये यहाँ आ रहे हैं, हमने इनसे चुनौतियों के सामने करने के पर बातचीत की थी और उन्होंने ये बताया कि राह में जो भी मिली, इन्हें जो भी कठिनाइयाँ मिली, चुनौतियाँ मिली, इन्हें खूब रास आई। सफलता के नए मापदंड इन्होंने स्थापित किए। वो जो नामुमकिन से लगते थे वो सारे लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किए। आप कृपया मंच पे स्थान लें। रंजना जी ने कहा कि नव हरितमा प्रोजेक्ट इन्हें बहुत पसंद आया। योग सपान में बच्चों को प्रशिक्षण देकर इन्हें लगा कि समाज सेवा में सक्रिय योगदान किया है। विदर्भ प्रदेश से सुषमा जी बंग ने कहा कि लगातार मोहिनी अवार्ड मिलने से, सुशोभित होने से उन्हें बड़ा आनंद है, गर्व है। साड़ी वॉकेथॉन उनका पसंदीदा प्रोजेक्ट रहा। सभी प्रदेश अध्यक्षताओं का उन्हें भरपूर गाइडेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने कर्म पथ में सफल है। मंजुश्री जी ने कहा कि पद संभालते पारिवारिक चुनौतियां बहुत आई, लेकिन गुजरात के बिग फोर ने की वजह से वो अपनी राह में डटी हुई है। शशि जी गट्टानी ने कहा कि मैंने तो पद लिया, पूरी टीम जोश से ओतप्रोत है, इसलिए कोहिनूर अवार्ड हरदम मेरे साथ हैं। और शेष जिंदगी विशेष जिंदगी इनके समय का एक खास मील का प्रोजेक्ट, ऐसा इन्होंने बताया, ऐसा प्रोजेक्ट रहा। अंत में उषा जी सुडानी, जो आप देख रहे हैं कि हम कितने समय से इनसे लगातार रूबरू हो रहे हैं और किस मेहनत, लगन और उसके बाद हंसमुख होते हुए अपने इस काम को अंजाम दे रही हैं। मैं इस अदालत में, देखिए अदालत के एक एक लोग आ गए, पर इस अदालत में अभियोग कौन लगाएगा? ऑफ कोर्स वकील। हम उन्हें वकील नहीं बोलेंगे, वकील थोड़ा छोटा लगता है। मैं कहूँगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और क्राउन प्रोसिक्यूटर। तो आज की हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है श्रीमती नम्रता जी ब्रानी, राष्ट्रीय अश्लीलता समिति प्रभारी। नम्रता जी, आप अपना वकील का पद लेने आ जाएं। हमारी दूसरी वकील हैं, थोड़ा डर लग रहा है वकील साहिबा से, ये है क्राउन प्रोसिक्यूटर, राष्ट्रीय महामंत्राणी अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन, श्रीमती ज्योति जी राठी। आपसे अनुरोध है कि जब तक हम अन्य सदस्यों को बुलाते हैं, आप कागजी कार्यवाही कर सकते हैं। अब वकील जब सबको इसे यहाँ ले रहे हैं, एफिडेविट लेने वाले हैं इनसे, तब तक सबका साथ सबका विकास, इसके साथ कदम ताल करते हुए आएंगी अब पांचों प्रदेश की बहनें। हम उन्हें क्रम से आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया अपनी अध्यक्षा के साथ जाकर स्थान ग्रहण कर लेंगे।
पश्चिमी मध्य प्रदेश अध्यक्ष उषा जी सुडानी, उनके साथ सचिव शोभा जी माहेश्वरी, निवर्तमान अध्यक्षा कार्यकारिणी समस्त राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य श्रीमती वीणा जी सोमानी, कोषाध्यक्ष श्रीमती साधना जी बियाणी, छत्तीसगढ़ प्रदेश श्रीमती शशि जी गठानी के साथ हैं सचिव श्रीमती भावना जी राठी, पूर्व सचिव हैं ये, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य श्रीमती अनीता जी मुंदड़ा। अच्छा कि बाकी की जो टीम है वो मंच के पास आ जाए ताकि हम फौरन कार्यवाही आगे की चालू कर सकें। तो इनके साथ कदम ताल करते हुए आ रही हैं, मैंने छत्तीसगढ़ प्रदेश मंच के पास आ जाएं। थैंक यू। जज साहिबा अपना स्थान ग्रहण करती हैं तो आप लोगों को खड़े हो जाना है, और जब तक वो अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगी आप लोग खड़े रहेंगे। उनके बैठने के बाद ही आप लोग बैठेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए मैं इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायमूर्ति निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय आशा जी माहेश्वरी, इन्हें आमंत्रित करती हूँ कि तो बड़े आनंद के साथ लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ हमें आज की कार्यवाही करनी है। आदरणीय आशा जी धैर्य और संयम के साथ इन्होंने सफलता के नए मापदंड स्थापित किए हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी ओजस्विता हम लोगों को प्रेरित करेगी। एवं मैं सदस्य में आदरणीय जज साहिबा से अदालत की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले आप सभी टीम कुछ नियम से अवगत करा देती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कृपया टू द पॉइंट एवं सटीक आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि समय की सीमा है और हम चाहते हैं कि हम समय में इस कार्यक्रम को समाप्त करें। यदि आपके किसी टीम मेंबर के आंसर आपको तो कम से कम हेलो हेलो यदि आपके किसी टीम मेंबर के आंसर में आपको जोड़ना चाहते हैं तो कम से कम शब्दों में आप वह कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि एक ही सदस्य एक बार में बोले। फर्स्ट राउंड क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, देन सेकेंड राउंड हमारा रिटन राउंड रहेगा, थर्ड राउंड विजुअल राउंड रहेगा और फोर्थ राउंड जजेस राउंड रहेगा। इनके जब भी राउंड चालू होगा तो आपको नियम बता दिए जाएंगे। हेलो, जैसा कि एक राउंड आपका हो चुका है, ठीक है,
थोड़ा सस्पेंस राउंड है। सभागार को बताना चाहूंगी कि आज इस अदालत में मध्यांचल के 5 प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है। अदालत इनसे कुछ जानना चाहती है, इनके जवाब सही है या गलत है, इसका निर्णय हमारे तीनों जज साहिबा जुरी मेंबर्स करेंगे। अगर एक्चुअल सही जवाब हमें जब मिलेगा तब हम भी चेयर अप करके आपको बता देंगे, किंतु आप बहुत अनुभव वाले हैं, इन्होंने सही कहा या गलत कहा आप करेंगे। ओके, अब हम बढ़े आगे। चलिए, सबसे पहले बारी है पाथ मेकर यानी कि गुजरात टीम। बहुत खुशनसीब है, फर्स्ट नंबर पे बैठे हो। बहुत सिंपल पहला राउंड, सिंपल। मेरा प्रश्न है अध्यक्षा से। गुजरात की अध्यक्षा से मेरा प्रश्न है, संगठन में अध्यक्ष का स्थान सर्वोपरि होता है। सही है। अध्यक्ष के 3 गुण, प्रमुख गुण बताइए। अध्यक्ष के 3 प्रमुख गुण बताइए। अपनी टीम को साथ में लेके चलना, और जब से अध्यक्ष पद आपने ग्रहण किया है तब से आप एकदम सबके साथ में मिलजुल कर, और कोई भी सदस्य के, आपके टीम सदस्य की कोई भी बात को बुरा न मानते हुए उसको उसके साथ में रहना, और कभी भी अपनी टीम को बढ़ावा देना, ना कि उसको कम बताना। मैं सहमत हूँ आपसे बिल्कुल, पर मुझे उम्मीद है कि आप ये सब कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपकी टीम क्या कहती है? इसके अलावा आप कुछ बताना चाहोगे जल्दी से? अध्यक्ष का व्यवहार सभी के प्रति विनम्र होना वो तो उन्होंने बता दिया, तो सभी को साथ लेकर वो भी बता दिया, नेतृत्व का गुण चाहिए, वो भी बता दिया। और कुछ जो मेन है, और अगर कोई भी मीटिंग में किसी की कमी अकेले में बताना, और उसकी अगर किसी ने कुछ ओके, थैंक यू, तो उसका प्रेज, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, अब सचिव महोदया जी। हमको ये जानना है भाई, अध्यक्ष ने जो जवाब दिया उसकी मांगे अध्यक्ष के लिए, पर बाकी सपोर्टिंग हुआ तो अध्यक्ष के खाते में आएगा या नहीं? और उन्होंने सिमिलर जवाब दिए, कॉमन बात। तो अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष के ही खाते में जाएगा वो, बस अध्यक्ष के खाते में जाएगा। कितना सही कितना गलत इसका नहीं, ये टीम वर्क में जाएगा। ये वाला जो आंसर मार्किंग है ना, वो नहीं है। हाँ, मेरा प्रश्न है कि मान लो अध्यक्ष ने 2 जवाब सही दिए, तीसरा सपोर्टिंग के लिए तीसरे पदाधिकारी ने नहीं, दिया, वो टीम वर्क, उसके कॉलम में जाएगा। सचिव महोदया बहुत मन से घबरा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। श्रृंखलाबद्ध संगठन के अंतर्गत कोई भी बैठक या कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व किस चीज़ की आवश्यकता होती है जिससे हमारी बैठक सुचारू रूप से चल सके? आप बताएंगे सचिव क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? पहले जहाँ मीटिंग लेते हैं वहाँ एक अध्यक्ष और सब कार्यकारिणी के साथ मीटिंग के कि अपन ये कर रहे थे, और उसके बाद में पूरी डेट और सारा बुकिंग और जो सब कुछ है वो सारा तय करते हैं। उसके बाद में कि क्या प्रोग्राम लेना है, क्या चीज़ करनी, ये सारा ध्यान देते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले अगर बैठक सुचारू रूप से रहे तो एजेंडा बहुत ज़रूरी होता है। हमारा प्रोटोकॉल, हमारा एजेंडा, वह उसी के तहत ही कोई भी बैठक सुचारू रूप से संपन्न होती है। आपके जवाब बहुत हद तक सही है। धन्यवाद। अब आते हैं हम लेगेसी मेकर्स यानी छत्तीसगढ़। अध्यक्षा से मेरा प्रश्न है, आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पिछले वर्ष डायमंड, इस वर्ष कोहिनूर,
एक बात और प्लस पॉइंट है आपके साथ कि राष्ट्रीय महामंत्री आपके साथ हैं, है ना? तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिल रहा होगा, तभी छत्तीसगढ़ इतनी उन्नति कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय महामंत्रालय हमारे छत्तीसगढ़ से है और हमें बहुत गर्व की बात है। जो कि मैं अध्यक्ष हूँ अभी और कार्य कर रही हूँ, 1.5 साल हो गया है। तो सबसे पहली बात कि ग्रास रूट तक पहुँचना, पूरे संगठन में ग्रास रूट में जिला प्रदेश हम सारा कार्य मिलकर अपनी कोर कमेटी के साथ करते हैं और मार्गदर्शन के लिए हम ज्योति दीदी से बात करते हैं, पूछते हैं, वो हमें मार्गदर्शन देती है। राष्ट्रीय से कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं उनसे पूछा जाता है तो वो बोलती है कि मेरे लिए पूरे 27 प्रदेश मेरे लिए है, तो मैं एक को आप मार्गदर्शन लेती हैं प्रदेश के लिए, वो सही बात है। मतलब राष्ट्रीय के लिए हमें उनसे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या बात है? नहीं, आरोप क्यों है? हम नहीं, जो देखिए, सच्ची बात निकल के बाहर बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्र के कार्यक्रम जब पूछे जाते हैं आई एम सो सॉरी बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छे जवाब दिया आपने। जैसे कि नम्रता जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ क्या करता है, 100% सब करते हैं, हम लोग उसमें 100+5 डालते हैं। वी आर डूइंग परफेक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रायोरिटी एंड देन पूर्ण विराम। और जब तक हमको लक्ष्य नहीं मिलता उस तरफ चलते ही जाते हैं, जब लक्ष्य मिलता है तब हम लोग मिलते हैं। ये छत्तीसगढ़ की सफलता का राज है, जो मैं जुड़ी तो मैं जानती हूँ। बस ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंटिन्यू करें। अब प्रश्न है मेरा सचिव महोदया से। आप गत वर्ष सचिव रही हैं, इस वर्ष आप राष्ट्रीय प्रभारी हैं, तो आप ये बताइए कि कौन सा दायित्व निभाना आपको ज़्यादा अच्छा लगा या आपने बहुत अच्छे से उसको किया और आपने बहुत एंजॉय भी किया? थैंक यू। सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री कृष्णा। देखिए, दायित्व तो किसी भी पोस्ट को जब हम लेते हैं तो अपने मन से और इससे हम उसे सोचकर समझकर लेते हैं और उसे पूरा निभाने की 101% नहीं 100,001% हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए और हम उसके लिए करते हैं। और आपने जो पूछा कि आपको कौन सा दायित्व ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे दिल से ये कहना चाहूँगी कि मुझे सचिव पद निभाते हुए बहुत ही मज़ा आया और मुझे बहुत कुछ उसमें सीखने को मिला। और जो ग्रास रूट तक की मेरी बहनों के साथ जो मेरा कम्युनिकेशन बना, छत्तीसगढ़ को जो मैंने इतना डीपली उनके साथ बात किया और उनसे भी मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे भी मेरे द्वारा भी उन्हें मोटिवेशन मिला और काम करने का एक एंजॉयमेंट जो था वो मैंने बहुत ज़्यादा। थैंक यू। जी हाँ, इस कार्यक्रम को होस्ट करने वाला प्रदेश मेरे पास आ गया है। निश्चित रूप से बिल्कुल घबराइए, इतना बड़ा कार्यक्रम आपने हाथ में लिया, छोटी छोटी बातें आपने देखा होगा, सबको बहुत लाइक तो पूछे जा रहे। पश्चिम मध्य प्रदेश अध्यक्ष, संगठन की ब्रांड छवि को से मजबूत करना चाहिए। संगठन की ब्रांड छवि को कैसे मजबूत करना चाहिए? हेलो। संगठन की ब्रांड छवि बनी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से और उसके बाद हम संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ मिलकर अपने संगठन को हमेशा नए से नए विकास की गति में साथ में लेके जाते हैं। और उन्होंने जो छवि बनाई है, संगठन को इतना ऊंचाइयों तक लेके गए हैं।
तो और उससे ऊंचा लेके जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए वो तो बात है, आप प्रयास करेंगे तभी जो आपके अग्रज ने बना रखी ब्रांड छवि है तो निश्चित रूप से, किंतु उसमें ऐसा क्या करें कि वो छवि बनी भी रहे और आगे बढ़े। आपके थोड़ा जवाब मुझे और चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि राष्ट्रीय प्रकल्प से जितने भी हमें काम आते हैं उनको हम मिलके काम करें और हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रोजेक्ट ले जिसको हम निरंतर करते रहें, तो हमारी भी इस श्रृंखला से जो छवि बने वो बने। क्योंकि पिछले कार्य समिति में हमारी वीणा दीदी बैठी हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है, वो ऐसा लिया है। सॉरी उस चीज़ तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगी। क्या यह ज़रूरी नहीं होता है कि हम अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम तो आज यहाँ हैं, कल यहाँ आ जाएंगे। तो एक नेतृत्व, मैंने कल अपने भाषण में इसे बोली थी कि नेतृत्वकर्ता का फर्ज होता है कि आने वाले समय के लिए अच्छे नेतृत्वकर्ता तैयार करें, तभी तो आपकी ये ब्रांड छवि बनी रहेगी। आपके जवाब अच्छे थे, धन्यवाद। सचिव महोदया, ऐसा कहा जाता है कि अध्यक्ष और सचिव दोनों स्मार्ट होने चाहिए, किंतु दोनों में से एक को स्मार्ट होना चाहिए। संगठन की गाड़ी अच्छे से चली जाती है, इस बारे में आपके क्या विचार? ये बिल्कुल सही है कि दोनों को स्मार्ट, हम दोनों स्मार्ट हैं हमारे प्रदेश में। और सचिव, बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को कमी रखना चाहिए ना। सचिव जो है वो काम तो करता है लेकिन अपने अध्यक्ष की अनुमति से करता है, ऐसा मेरा सोच है। स्मार्टनेस कितनी भी हो, लेकिन जो हमारा प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करते हुए हमें काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ी ना, दोनों एक स्मार्ट है, ये मानती हूँ आप दोनों स्मार्ट है। मेरा क्वेश्चन है, अगर दोनों में से एक स्मार्ट है तो क्या संगठन की गाड़ी अच्छे से चल सकती है? मेरे ख्याल से चल सकती है, क्यों नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। हाउ क्या होगी? अगर अध्यक्ष स्मार्ट है तो मुझे खींच के, जैसे रेल का इंजन ले जाता है वैसे मुझे खींच के आगे ले जाएगा। मुझे रात दिन और सचिव अगर स्मार्ट है तो? सचिव स्मार्ट है तो अध्यक्ष को अपने सजेशन दे सकता है। सजेशन दे सकता है। थैंक यू सो मच। साइलेंस प्लीज। विदर्भ प्रदेश की जजमेंट शीट के लिए मैं आपको कुछ अपडेट करना चाह रही हूँ। अध्यक्ष के रूप में उषा जी करवा हैं, पूर्व अध्यक्ष के। जी हाँ, सुषमा जी बम के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। सचिव के रूप में नीलिमा जी हैं हमारे साथ, नीलिमा जी मंत्री। और कार्य समिति के रूप में हमारे साथ तारा जी मंडोरा हैं, ये अभी तारा जी महेश्वरी है, सॉरी तारा जी महेश्वरी हैं, तो आप प्लीज अपडेट कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी बदले हुए हैं। कोषाध्यक्ष का बढ़िया टीम बन गया, ये देखो ओरिजिनल में से 3 गायब है, गायब नहीं बोलूंगी, प्रॉब्लम उनके साथ, फिर भी ये आज यहाँ हाजिर है, इसलिए एक बार तो ताली बजेगा नहीं चाहिए। यह होता है हौसला। शीला जी टावरी हैं कोषाध्यक्ष के रूप, हाँ ठीक है, पूर्व कोषाध्यक्ष, अभी कोषाध्यक्ष के रूप में आप हमारे साथ हैं, है ना? अब बढ़े हम आगे। यस। आपसे प्रश्न है मेरा, आपका अध्यक्षीय कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वर्तमान में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं, आप अध्यक्ष को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे काम करना चाहिए जिससे आपका संगठन निरंतर प्रगति कर सके? मैं चूँकि पूर्वाध्यक्ष रह चुकी हूँ और इसीलिए मैं हमारे जो अध्यक्ष है उसे ये सजेशन देना चाहूँगी कि जो सारे हमारे जो पूर्वाध्यक्ष हैं उनके दिए हुए कम से कम उनके मार्गदर्शन पे वो चले, अपने सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चले, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखें, उन पर विश्वास रखकर आके चले। और जब भी वो कोई भी कार्यकर्ता तो उनको जब कार्य बांटे तो उनके अनुरूप कि वो क्या कार्य कर सकते हैं उनके अनुरूप बांटे। हमेशा अपने जो उनकी कमियां न बता के उनकी उपलब्धियों को हमेशा सभा में रखें। ओके,
और कोई चीज? एक बात बताना चाहूंगी आप, किंतु क्या समय परिवर्तन आ गया है, टेक्नोलॉजी ने अपने पांव फैला दिए हैं, उनके साथ जुड़ना जरूरी नहीं है, ये बात आप कैसे भूल गए? एकदम सही बात है, अपडेट होना जरूरी है और जैसे समय के अनुसार जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी हमने पूरी तरह से, ये मुख्य कारण है, सबके मार्गदर्शन वो सब तो होता ही है। मेन चीज क्या है कि वर्तमान समय में परिवर्तन आ गया है। कल भी ये बात हो चुकी थी कि नए मतलब सब कार्यक्रम आजकल टेक्निकल हो रहे हैं, तो उसको जोड़ने के लिए युवा शक्ति को साथ में लेकर काम करें, समझिए। ओके, थैंक यू। ओके, सचिव महोदया, मध्यांचल में अभी हाल ही में इतनी बड़ी बैठक हो चुकी है, ऐसे में पुनः बैठक आयोजित करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा की इच्छा थी, राष्ट्रीय सचिवा की इच्छा थी कि मध्यांचल बहुत अच्छे से अच्छा कर सकता, तो विदर्भ प्रदेश जो जहाँ पे हमारे गांधी जी जैसे और बड़े बड़े गजानन बाबा जैसी नगरियाँ है, तो हम भी अच्छे से अच्छा आपके मार्गदर्शन में करेंगे, इसलिए हमने भी बस इतना ही सोच के तो ठीक है, हम आने वाले 3 साल में सब कुछ आपको बोलते जाएंगे करने के लिए, करिए, क्योंकि हमारी इच्छा है। नहीं, हमारा और एक था कि रायपुर में हो गई, सांची में हो गई, और हम विदर्भ, हम क्यों पीछे हैं? देखिए, और विदर्भ किस क्षेत्र में पीछे रह सकता है? सही बात ये है ना, बात ये नहीं कि मंजू जी की इच्छा है, ज्योति जी की इच्छा है, इच्छा हम पीछे क्यों रहे? आप सच बात बोलिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। क्या जजेज प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं कि बाद में करके रखिएगा और फिर आप पूछिएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन भी निकालने में आसानी हो जाएगी। त्रयोदश सत्र में आपने एक बड़ी बैठक ली, राष्ट्रीय संगठन को बहुत सहारा मिला, बहुत अच्छी बैठक ली। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बैठक का स्वरूप देखकर अन्य प्रदेश राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने आगे नहीं आ रहे हैं? प्लीज यहाँ बैठे, नेक्स्ट पार्ट भी सुन लीजिए, प्लीज यहाँ बैठे बाकी पदाधिकारियों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि बैठक लेना कितना आसान है, और आपने इतनी बड़ी बैठक लेके जो लोगों के दिल में एक भावना पैदा की है, उसको कैसे निकालेंगे? सभी को सादर जय श्री कृष्ण। पहले तो बहुत धन्यवाद वकील साहिबा का, और जज साहिबा की इजाज़त से और धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमसे ये कहा गया कि ये बैठक बहुत बड़ी थी, क्योंकि हम अभी तक उसके लर्निंग प्रोसेस में थे। बैठकें बड़ी या छोटी नहीं होती, बस आने वाले लोगों की संख्या बड़ी और छोटी होती है। तो क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश गांवों से घिरा हुआ है, और क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश में एक साथ 500 लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, रहना और खाना सभी को अति उत्तम चाहिए, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में 500 लोगों के लिए एक साथ रुकने के लिए मात्र 2 रिसोर्ट थे सांची में, जिसको देखते हुए हमने ये बैठक सांची में लेना उचित समझा। और निश्चित ही ये पता था हमको कि इसका थोड़ा व्यय ज़्यादा होने वाला नहीं, वो ठीक है, लेकिन बस कारण यही था। और मैं ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश विगत 22 सालों से कोई बैठक अपने प्रदेश में सिर्फ इस कारण से नहीं ले पाया है कि कोई जगह नहीं है, तो अगर हिम्मत करते हैं तो सभी पदाधिकारी आपका साथ देते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारी भी सांची बैठक में मंजू दीदी और ज्योति दीदी ने और सुशीला आंटी जो हमारी प्रदर्शक थी, उनका निरंतर हमारे को साथ मिलता रहा। अच्छा, यही कारण आपका अति उत्साह आपको बहुत भव्य प्रदर्शन करवा गया, राइट? एक और बात थी कि प्रदर्शन भव्य नहीं था, भावनाएं भव्य थी। भावनाएं भव्य थी, प्रदर्शन भव्य नहीं था। बस भावनाओं को व्यक्त करने का टीम ने बोल दिया, टीम वर्क
की बहुत अति उत्साह के कारण ये बोल दिया था कि मना कुछ मत करिएगा, हम सब करेंगे। ये आपके लिए मोटिवेशन है। उसी के तहत सब। मेरा दूसरा पार्ट था, सभागार में बैठे पदाधिकारियों को आप मोटिवेट करिए कि कैसे आप मना मत करिए कोई मीटिंग लेने के लिए। ये केवल एक राष्ट्रीय बैठक की बात नहीं है बहनों, ये आपके प्रदेश की बैठक के लिए भी बात चल रही है, आपके जिला के, क्योंकि प्रदेश की बैठकें भी आजकल संस्थाएं जिला लेना नहीं चाह रही है। ये क्वेश्चन केवल राष्ट्र के लिए नहीं है, ये आपके ग्रास रूट तक जाने वाली हर संस्था के लिए। हाउ कैन यू मोटिवेट? छोटी अगर हम बैठक लेते हैं तो ही हमारे प्रदेश का नाम होता है, क्योंकि अतिथि देवो भव। जब अतिथि कोई हमारे घर में आते हैं तभी वो मीठी यादें लेकर जाते हैं, और उन्हें वो यादों को हम कितना नहीं और कुछ ये नहीं। और बैठकें लेने से हमारा संपर्क बढ़ता है, और कुछ नेटवर्किंग, बैठकें लेने से हमारी नेटवर्किंग बढ़ती है, और हमें प्रबंधन की, और कुछ बैठक के प्रबंधन की, थैंक यू, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की प्रबंधन की कला हम सिखा सकते हैं अपने प्रदेश को। इनका मतलब एक ये निकलता है, डरिए मत, आगे बढ़िए सब। हाँ, बिल्कुल, वो तो है। लीजिए आप काम आदमी तो लीजिए, काम कभी रुकता नहीं है। तो निश्चित रूप से देखिए, आज इतनी बड़ी बैठक करके मेरे इतने बड़े क्वेश्चन के बाद भी आज ये बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दे गई है कि सबकी चुप्पी कर दी है। ओके, तो ये आपको मोटिवेट करने के लिए मेरा क्वेश्चन था। धन्यवाद। चलिए, अब प्रश्न है सचिव से मेरा। यूँ तो रिपोर्टिंग का कार्य सचिव का होता है, आप बहुत अच्छे से कर भी रही हैं उसको। आज यहाँ बहुत से सचिव उपस्थित हैं, इन्हें बताएं कि रिपोर्टिंग का कार्य क्या अकेले सचिव कर सकता है? जय श्री कृष्ण। अकेला रिपोर्टिंग सचिव तो नहीं करता है। हमारे ग्रास रूट में स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं, हमारी समिति के अंतर्गत जो कार्यक्रम होते हैं, वो हमको रिपोर्ट लिख के देते हैं। उसके बाद में प्रदेश सचिव उस रिपोर्ट को लिख के अखिल भारतीय में भेजते हैं। इस प्रोसेस में मेरे को कुछ और कमी लग रही है, क्या एक बार वापस से बताएंगे? स्थानीय स्तर, हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिला प्रदेश को देता है, हाँ। और उसके बाद में ये, और उसमें हमारे किस तरीके से कार्यक्रम समिति के अंतर्गत में हो रहे हैं। तो चलिए, आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? स्थानीय अध्यक्ष नहीं, स्थानीय से जिले में जाते हैं। हो गया, नेक्स्ट हो गई, उन्होंने बोल दी। जो संभाग, हमारे यहाँ 4 संभाग हैं। नहीं, देखिए रिपोर्ट आपके पास आ गई, किंतु जब मूल्यांकन के लिए भेजी जाती है, रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए, हम यहाँ पे समय नहीं वेस्ट करते हैं, मैं केवल ये पे ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, अभी मुझे आपसे नहीं चाहिए आंसर, मैं बोलूँगी वो। हम जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो अध्यक्ष सचिव की कोऑर्डिनेशन से होता है। वो अध्यक्ष की नॉलेज में होता है हर चीज़ कि भाई हम ये ऐड कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, क्योंकि हम उसमें से मक्खन निकालते हैं। जो बहुत सारे काम हुए हैं उसमें से हम अध्यक्ष की मदद से पूरा मक्खन निकाल के लेके आते हैं कि हमको क्या काम करने चाहिए। मतलब जब पूरा आ जाता है मसाला हमारे पास, तो उसमें से अच्छी चीज़ निकाल के अध्यक्ष सचिव बैठ के पॉइंट्स निकालें और लिखें, क्योंकि आपके पास एक सीमित ये देखिए, ये रिपोर्टिंग की तरफ जा रहा है ना, जा रहा है ना। ये क्वेश्चन देने का कारण यही है कि आप लोग हमेशा पूछते हैं रिपोर्टिंग कैसे करें, कैसे हमारा नंबर क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है। आप लोग मेन बात रहती है उसको छोड़ देते हैं, और एक ही चीज़ को बार बार, वो हम नहीं चाह रहे ना, जो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है वो हम नहीं चाहते, है ना। तो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ये इसमें से निकल के आ रहा है। चलिए, पहले विदर्भ का नंबर चेंज मेकर, या कुछ है सही नाम पे बैठे हो, जहाँ सब कुछ चेंज है वही आपको सही है। चलिए, अब बारी है कार्य समिति की। विदर्भ प्रदेश, माइक ले लीजिए। आप भी इनसे परिचित है, आदरणीय तारा दीदी से, हाँ? या आप जी महेश,
अभी मैं आगे बता ही रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं दीदी, आपने अनेक सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया है। आप 82 इयर्स है और आज इस हौसले के साथ अपने प्रदेश को इन्होंने हौसला दिया। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं बैठी हूँ, मैं चल रही हूँ आपके साथ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने संगठन को मजबूत रखने के लिए ये सब हमारे अग्रज काम आते हैं। ऐसे आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रही, किंतु आज एक कार्य समिति सदस्य के रूप में यहाँ विराजित है। तो सदन जानना चाहता है कि इस कार्य समिति के पद की गरिमा क्या है। माइक पास में। कार्य समिति का ये काम है कि जो संगठन से कार्य आते हैं उनको कार्यान्वित करवाना, पूरे प्रदेश से, स्थानीय से, जिला से और बाकी अच्छा कोई बात नहीं, आराम से। बोनस पॉइंट है आपके लिए, करिए। अध्यक्ष सचिव के साथ में मिलकर उनसे भी कार्य करवाना, बाकी तो चीज़ें रहती है। विधान बनता है उसमें भी उनका रहता है। कहीं कोई गड़बड़ होती हो तो उसमें भी वो हस्तक्षेप करते। क्यों करते हैं आप ये बताइए हमें। क्योंकि हमारी कार्य समिति मेंबर निवर्तमान अध्यक्ष को हम इसीलिए बनाते हैं ना कार्य समिति सदस्य, क्योंकि उसके पास पूरा अनुभव रहता है सत्र का। तो वो जब जुड़ी रहती है तो कंटिन्यूशन में वो अगले सत्र को सफल बना सकती है और राष्ट्र से आने वाले हर कार्य को सुन लीजिए। या कार्य समिति जो भी आपने बहुत सही जवाब दिया, राष्ट्र से जो कार्य आता है उसको प्रदेश में संपादित करना, ग्रास रूट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, कार्य समिति का कार्य है। आप कहते हैं कार्य समिति के पास कोई कार्य नहीं रहता, किंतु बहनों आज जो भी कार्य समितियां मौजूद है कृपया ध्यान दें इस बात का। कार्य समिति सदस्य पांचों टीम इस चीज को ध्यान दें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। ओके, धन्यवाद दीदी। कोषाध्यक्ष से मेरा प्रश्न है, विदर्भ ने अगली मीटिंग ले ली है तो निश्चित रूप से कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी बढ़ गई। तो क्या आप बताएंगे कि आप लोगों ने क्या सोचा है कि कैसे इसकी प्लानिंग करने वाले हैं? प्लानिंग की बहुत कुछ पूरी तैयारी हो चुकी है और जो है इसके लिए जो पूर्वाध्यक्ष है, जो हमारे दीप है, उनके मार्गदर्शन में, अखिल भारतीय के जो भी पदाधिकारी उनके मार्गदर्शन में हम छोटे छोटे नियोजन पूरा हमारा कार्यक्रम बांट के करेंगे। फंड कैसे लाने के लिए हम लोग औद्योगिक मेले, कुछ एडवर्टाइज, कुछ मैगजीन छापकर उससे फंड रेज करने का प्रयास करेंगे। मतलब इस बैठक के लिए आप हरा दे सकती हैं बिकॉज वो करंट में हमको बस जो भी हमारा बजट है उसके लिए हम पहले तो नागपुर हमारे विदर्भ में जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे डोनेशन, अच्छा डोनेशन के मार्फत डोनेशन लेके हम संगठन में जब काम करते थे हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ओके वही। हाँ चलिए, और कुछ क्या आपने ये भी विजन रखा है? सबसे पहले हम बजट बनाएंगे, बजट बनाकर उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे कि कहाँ कौन सा खर्च करना है, कितना। बिल्कुल सही। किसी भी कार्यक्रम को हाथ में लेने से पहले अपना बजट बनाना चाहिए, कहाँ कम कहाँ ज़्यादा। अगर किसी हेड में खर्च ज़्यादा दिख रहा है तो उसे कैसे कम किया जाए, यहीं पर मत रुकिए बहनों। जब हमारा प्रोग्राम हो जाता है तो पुनः बैठिए और देखिए कि जो हमने बजट बनाया था वो हमारा कहाँ तक उसमें सफल हुए और जिस प्लानिंग के साथ किया था उससे बढ़ा तो नहीं, कम हुआ तो चल जाएगा, खुशी की बात है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास ये अवेयरनेस आ जाती है कि इस हेड में हम खर्च कम कर सकते हैं। यही मैं उनकी बाजू वाली टीम को भी समझाना चाहती थी। ओके, पूर्वी मध्य प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हम लोगों की खोजी नजरें रहती हैं, हम भी हीरे ढूंढ के निकालते ही हैं, इसलिए इनको भी क्वेश्चन इसका कौन है। देखिए, संगठन के कार्यों को सफल बनाने में
कोई भी पदाधिकारी की क्या भूमिका होती है, इस सभा में इस प्रश्न के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। जय श्री कृष्ण। संगठन के कार्य करने के लिए हमें कैसे ढूंढना पड़ता है, जैसे कि अभी कल से एक क्वेश्चन चल रहा है कि यंग जनरेशन को लेके आए और उनको संगठन में जोड़े। तो सबसे पहले हम लोगों ने हमारे प्रदेश में यहाँ पे ये करवाया कि पहले सासुओं को लाए साथ में, सासुओं को बताया कि समाज क्या है और समाज के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बहुएं खुद ही निकाल के दे दी कि लीजिए हमारे बहुओं से काम करवाइए आप। तो संगठन में जोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये लगा। और उनको समय समय पे उनका सम्मान, सासुओं को क्या आप बहुओं को कितना बढ़ा रही हो, आगे कर रही हो, तो वो संगठन में आगे आ गए हैं। और इस तरीके क्षमा चाहूँगी, मेरा क्वेश्चन ये था पदाधिकारी की क्या भूमिका होती है, मैं वो पूछ रही हूँ। ये एक जनरल, आप जो जवाब दे रहे हो वो जनरल जवाब है। आप कार्य समिति है, उस पदाधिकारी की क्या भूमिका है, मैं वो जानना चाहती हूँ। कार्य समिति की जवाबदारी है, तो कार्य समिति पहली बात तो ये है कि राष्ट्र और प्रदेश का ब्रिज है, इसको दोनों को जोड़ के रखने के लिए पहले तो राष्ट्र से आए हुए कार्य को साथ में यहाँ पे प्रदेश को कैसे संभाले, प्रदेश को भी संभालने का काम उसका है कि कई बार जो काम देते हैं उनको लगता है ज्यादा है, तो उसको कैसे संभाले, ये भी कार्य समिति का काम है। उसको कॉन्फिडेंस के साथ अपना कार्य समिति को संभालना होता है। तीनों को पहले तीनों को बिठा के उनको समझाना होता है, तीनों को समझाने के बाद पहले कोई है, क्योंकि जो आया काम है वो तो करना ही है, चाहे हंसते करो चाहे रोते करो, तो क्यों ना हम हंसते हंसते किसी काम को करें। ठीक है, मैंने एक बात बताना चाहूँगी, मैं जो मैंने अनुभव किया सांची बैठक में, जो काम यही इस पदाधिकारी ने किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बात के गवाह है कि जो काम इन्होंने संभाला, हम लोग 15-15, 20-20 लोग इनके घर में रुक रहे हैं सब दिन भर, ये जो सेवाएं इन्होंने संगठन के कार्यों के लिए, वो काबिल तारीफ थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। हाँ, नाम का नहीं, फोटो का नहीं, हम तो थोड़ा सा काम करते फोटो खींचने खड़े हो जाते, कहीं फोटो में नजर नहीं, कोई नाम नहीं। ये तो वाकई में सीखने वाली बात है सभी के लिए। लोग तैयार है जो बिना फोटो बिना नाम के काम कर सकते हैं। जवाब दीजिए प्लीज। गीता आंटी कुछ पूछ रही है। पब्लिक पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मैं एक बार सबके हाथ देख लूं। अरे झूठ मूठ के हाथ मत उठाना, मैं ऊपर से देख रही हूँ। अगली बार फोटो खींचा, सामने वाले कोई नहीं उठा रहा। और हमारी संयोजिका तो बिल्कुल नहीं उठा रही। फोटो खींचने के लिए मना ही नहीं है, उसके लिए काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, समय जाया नहीं। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश, वेरी गुड सिटिंग आपकी। ऑर्डर प्लीज, शांति बनाए रखें। निश्चित रूप से वित्तीय प्रबंधन कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। इसमें क्या पारदर्शिता होनी चाहिए, इसका आंसर चाहिए मुझे। पूरा मितव्ययिता से काम होना चाहिए, कम खर्च में कैसे अच्छा काम कर सकते हैं ये होना चाहिए। और अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कार्य समिति, पदाधिकारियों से सलाह लेकर के काम करना चाहिए। नहीं, वो बात ठीक है आपकी कि सबको मिलके करना चाहिए, बट एज ए कोषाध्यक्ष आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन रखनी चाहिए कि वो पारदर्शिता बताए। देखिए हमारे साथ बहुत सारे सबसे पहले तो जो हमारा बैंक में अकाउंट है उसके जो भी खर्चा वगैरह होता है उसके बिल वाउचर वगैरह सब एक फाइल में लगा कर रखें, हम पूरी पारदर्शिता से काम करें। हम ये जानना चाहते हैं, जो इतना बड़ा प्रोग्राम बहुत सुंदर आपके प्रदेश में हुआ, निश्चित रूप से आपने हर चीज़ फाइल करके रखी होगी। हमने जो आपने आग की व्यय किया,
अगर आपके पास पूरा डाटा होगा तो विदर्भ को इसका बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। आप इनसे सहयोग लीजिए कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए और फिर कैसे खुले दिल से खर्चा किया जाए। चलिए पाथ मेकर, अरे भाई पाथ मेकर हमारा मोदी जी है ही, निश्चित बहुत अच्छी जगह बैठे आप। कार्य समिति सदस्य, आपने अपने प्रदेश के लिए बहुत काम किया, 2 सत्र अध्यक्ष रहे, तो निश्चित रूप से आपके पास अनुभव का खजाना तो अति है। तो प्रदेश के लिए काम कैसे अब करना चाहिए? हाउ कैन यू मोटिवेट योर प्रदेश? सभी को जय श्री कृष्णा। दीदी थैंक यू क्वेश्चन के लिए। प्रदेश को हर कार्य बहुत उत्साह के साथ और इसके साथ करना चाहिए, टीम वर्क के साथ करना चाहिए, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छे से अच्छे संख्या में नहीं करना चाहिए तो सबको मालूम है, पर आप क्योंकि इतने बड़े अनुभव का खजाना है आपके पास में, तो कुछ मक्खन बताइए ना कि हाँ ऐसा करना है हमको आगे, ये मेरे अनुभव के तहत मैं करके दिखाऊंगी। दीदी हर चीज पॉजिटिव वे से करनी चाहिए, सभी में वही पारदर्शिता जो अभी पॉइंट उठा वो होना चाहिए। एक दूसरे का मान सम्मान के साथ और सबको साथ में लेके काम करना चाहिए। अध्यक्ष की अगर कहीं कोई कमी हो तो उसको सचिव को वो काम संभाल लेना चाहिए, टीम वर्क में संभाल लेना चाहिए। और सब जैसा पहला मैंने बताया कि अगर किसी की कोई कमियां हैं तो वो उसको अकेले में या प्राइवेटली समझा लीजिए। जिसके अच्छे जिन्होंने अच्छे काम करे उसके हमेशा को प्रेज करिए। थैंक यू। मैं आपसे ये इसलिए पूछी कि आप उमा जी के जगह दूसरे सत्र भी कार्यभार संभाला, ओके? निश्चित रूप से अगर कभी अध्यक्ष सचिव किसी के भी साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उस समय दूसरे या हम उपाध्यक्ष वगैरह क्यों बनाते हैं, उन सदस्यों को साथ लेकर कैसे काम करवाना चाहिए। हम उपाध्यक्ष संयुक्त मंत्री क्यों बनाते हैं? अगर अध्यक्ष के साथ प्रॉब्लम है, सचिव के साथ तो सह सचिव से काम लीजिए। अध्यक्ष को प्रॉब्लम आता है, समय है, तो आप उपाध्यक्ष से काम लीजिए। हमारे अध्यक्ष यह ना कहे भाई मेरे से अभी हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ, ये काम नहीं कर सकती। आपको इसलिए ही हम उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। धन्यवाद। ओके ओके, थैंक्स। आप कोषाध्यक्ष हैं, तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस विविधता से हम आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं। देखिए आज सारे संगठन काम कर रहे हैं और हर एक को आय के स्रोत जानना है कि हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो किस माध्यम से हम वो चीज करें। तो कृपया सदन को बताएं। जय श्री कृष्ण। आय के साधन बहुत है, जैसे कि हम डोनेशन के द्वारा कर सकते हैं, कोई उमंग मेला या फन फेयर के द्वारा हम आय इकट्ठी कर सकते हैं। और जिस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो तो अगर सबसे पहले अगर हम अपने संगठन को रजिस्टर्ड कर लें तो हमें आय के स्रोत की कमी नहीं होगी, क्योंकि एटीजी के अंदर उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो कोई भी आय करोगे तब तो छूट मिलेगी। हम आपको आय के स्रोत पूछ रहे हैं। अच्छा, तो वो आय के स्रोत ही है कि अगर हम उनसे मांगने जाएंगे तो हमें इजीली हमको डोनेशन या आय प्राप्त हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात है नहीं, आजकल कोई भी इंडस्ट्री या बड़े पैसे वाले जो जिनको इनकम टैक्स पड़ते हैं वो भी अगर हम उनसे एटीसी के अंदर मांगने जाए तो उनको वो ये आसानी से हमें प्राप्त किया जा सकता है। CSR के अंतर्गत हो सकता है, बट इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। एक जनरल संगठन जो यहाँ सारे बैठे हैं, हम उनके विषय में बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ है आपके माइंड में कि और कैसे हम आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं? हम में से कोई छोटे छोटे प्रोग्राम करके डोनेशन के द्वारा आय डोनेशन बोल चुके। नेक्स्ट कुछ नया है तो बताइए। एड के द्वारा हम स्पॉन्सरशिप वगैरह ले सकते हैं। और यही ये क्वेश्चन बदल इस यहाँ आ चुका है, आप उसको भी रिपीट नहीं कर पाए। ओके, बुक वगैरह छपा के उसमें। ओके, थैंक यू गुजरात।
आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है। कार्य समिति जो है हमारे, कई सत्रों से आप राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी हुई हैं। प्रदेश संगठन में भी आपने सभी पदों को सुशोभित किया है। आप मल्टी टैलेंटेड हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी सामाजिक है। सभागार आपसे यह जानना चाहता है कि क्या कारण है कि आपने अपने कदम यहीं रोक रखे हैं। बहुत अच्छा नम्रता जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मेरे से किया कि मैंने अपने कदम यहीं पे क्यों रोक रखे हैं। क्योंकि कल हमने देखा कि परिवार, थोड़ा पारिवारिक समस्या कभी कभी आ जाती है, तो क्योंकि हमारा परिवार प्रायोरिटी बन जाता है और टैलेंट की कोई कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है। मैं अकेली टैलेंटेड नहीं हूँ। ज्योति दीदी ने मुझे अकोला जब ले गया था तो कहाँ से उन्होंने कौन सी आँख से मेरा टैलेंट देखा वो भी मुझे नहीं पता, पर बहुत साल पहले उन्हें ले गया था और मैंने उनको जीत के दिखाया था। तो पारिवारिक के कुछ कारण हैं और कुछ ये 2-4 साल ऐसे निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से, पर आप लोग जो काम करता है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपका भी ये नियम है ना। ये तो निश्चित रूप से काम करता है तो फिर मेरे को आने के लिए वापस काम मैं करूंगी, ऐसा मेरा आत्मविश्वास अंदर का बोलता है। यदि मुझे प्लेटफॉर्म वापस मिला, अभी मैं रुक गई हूँ तो जरूरी नहीं कि पीछे हट जाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। पीछे तो खींचने वाले बहुत हैं, बहुत बढ़िया। मैं अपनी खूबियों को ढूंढूं, कमी निकालने वाले तो बहुत हैं, तो मैं वो अपना एंथुजियाज्म कभी भी कम नहीं करूंगी। अगर आप लोग चाहेंगे और अग्रिम पंक्ति में बैठे सब चाहेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको सहयोग दूंगी और आपके पद को सुशोभित। देखिए, ऐसा मेरा मानना है। यही चाहते हैं जो टैलेंटेड हैं वो अपने टैलेंट का पूरा उपयोग करें और समाज को उसका पूरा फायदा मिले। नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, धन्यवाद। मतलब ये कहना चाहती है बीत गया सो गया, वो इनके साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी ऐसा सुना है मैंने कि छत्तीसगढ़ में पैसा बरस रहा है। आपके यहाँ की बहनें खुले दिल से पैसा दे रही है संगठन, तो क्या आप शेयर करेंगे कि आपने उसके लिए क्या प्लानिंग की है? जी, अर्थ बिना सब व्यर्थ। आज हम जिस सभा में बैठे हैं वो भी अर्थ से पैसे से पूरी हुई है। हमने ये हमारे कार्यकाल में हमने ये किया है कि हमने सभी जितनी कार्यकारिणी बहनें हैं उनसे छोटी छोटी राशि जन्मदिन के बधाई स्वरूप या उनके घर में कोई भी मांगलिक प्रोग्राम होता है उनसे हमने बधाई ली। और हमने बधाई इसलिए ली कि अगर हम कोई आगे बड़ा प्रोग्राम करें, अगर हमारे पास कुछ व्यवस्था रहेगी तो हम बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। उस समय हमको ये टेंशन नहीं रहेगा पैसे की, इसलिए हम उनसे बधाई स्वरूप जो राशि लेते हैं उसको कोई प्रोग्राम में आगे खर्च करेंगे। और हम ये चाहते हैं अगर हमारे पास हमारे सत्र के अंतिम में अगर हमारे पास जो कोष बचेगा उससे हम किसी अच्छे कार्य में लगा जाएंगे, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए, क्या किसी स्त्री को सशक्त बनाने के लिए हम ये उपयोग में करेंगे। थैंक यू। सदन ध्यान रखें इन चीजों का, आप लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इनके पास पैसा है, पंजू दीदी उपयोग में ला सकते हो। एक मिनट, मैं ये बोलना चाहूंगी, नम्रता जी ने बोला कि छत्तीसगढ़ में पैसा बरस रहा है। छत्तीसगढ़ में पैसा बरसने के कारण आपके मंच पे खड़ी है ज्योति राठी। रायपुर में जो इनकी पकड़ है, सब मालूम है, अंदर से नहीं बोलेंगे कुछ, पर इनके नाम से जब जाते हैं हम लोग को पैसा कहीं ना कहीं से समाज से मिल ही जाता है। ये एकदम फैक्ट बात है। यहाँ पे मेरे जितने अच्छा काम करके परिणाम देंगे तो देने वाला देगा। हाँ, हम लोग अच्छा परिणाम देते हैं ना, इसीलिए इसीलिए अच्छा परिणाम देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी हमने शेष जिंदगी विशेष जिंदगी एक प्रोग्राम लिया था और बहुत सक्सेस रहा। अखिल भारतीय से भी हमको उसके लिए बधाई मिली है। तो वो प्रोग्राम हमारे इसलिए सक्सेस रहा क्योंकि हमारे पास कुछ फंड की व्यवस्था थी और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत छोटा है, पर भी उसके बाद अगर हम किसी से 1 रुपए की सहायता मांगते हैं वो हमको 2 रुपए की सहायता करते हैं, तभी हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेस रहा। पैसा था हमारे पास। ओके, थैंक्स। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, कार्य समिति सदस्य वीणा जी, बहुत सोबर, सिंपल, शांत महिला। संगठन में अलग अलग सोच के लोग होते हैं, घर में भी होते हैं, तो ये यहाँ तो बहुत परिवार होता है। संगठन में अलग अलग सोच के लोग एकत्रित होते हैं। यदि कोई विवाद होता है तो उसका समाधान कैसे करना चाहिए? धन्यवाद।
हेलो, जोर से पास में। हेलो, धन्यवाद वकील साहिबा। ये तो हम सब जानते हैं, जैसे एक परिवार के एक माँ के बेटे भी सब अलग अलग होते हैं और हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती है। उसी तरह से संगठन में जहाँ की एक ही परिवार के एक ही जगह से लोग अलग आते हैं, अलग अलग हो सकते हैं विचारधारा के, पर ये तो संगठन है। संगठन में अलग अलग परिवार से अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो सबके विचारों के अंदर, सबके नेचर के अंदर भिन्नता होना स्वाभाविक है। पर ये हमारा वो एक हमारी व्यवहार से हम हमारे से उनको किस तरह से बांध के रखें, उनसे सबसे मैं यही जानना चाहती हूँ, कैसे बात करें, कैसे उसको सॉल्यूशन करें? सबके विचार को समझ करके और उनसे उसी अनुरूप बातचीत करके उनको अपने बात समझा के, अपना जो उद्देश्य है, अपना कार्य का वो है, उनको वो समझा करके और फिर हम उनको अपने उसमें एकजुट कर सकते हैं। यह कार्य एक अनुभव प्राप्त महिला ही कर सकती है, इसलिए एक कार्य समिति हमारी बनाई जाती है जिससे पूर्व सत्र का अनुभव होता है। और एक बात बहनों मैं आपको कहना चाहूँगी, आपके संगठन के जितने भी पूर्व अध्यक्ष होते हैं उन्हें अपने साथ हमेशा रखिए। बहुत समय समय पर उन बहुत काम आते हैं। संगठन में विवाद नाम की चीज़ नहीं होती है। आपका कहना एक यह भी कहना कि भाई मतभेद हो न कभी ना हो, मतभेद हो सकते हैं किंतु मन में कभी मत होने दीजिए, दिल में कभी कोई बात लेके मत बैठिए। मतभेद होने भी चाहिए, अगर मतभेद नहीं होगे कार्य में अच्छा ही निकल कर नहीं आती। सब स्टैम्प पेपर मत बनिए, ठीक है इन्होंने बोल दिया ओके ओके ओके, नो। अगर आपको नहीं जमता है तो नहीं बोलने की आदत डालिए और तभी कुछ अच्छा निकल के आता है, उस कार्यक्रम को अच्छा स्वरूप मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू। कोषाध्यक्ष महोदय, संगठन के आर्थिक ऑर्डर, सदन में शांति बनाए रखें। मुझे लगता है कुछ बहनों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तभी वो मेले में खरीद गई है। संगठन के अपने आपने मजबूत कर दिए, तो कृपया यह बताएं कि आपके पास आगे क्या योजना है। किसी भी कार्यक्रम की संरचना करते समय यानी कि प्लानिंग करते समय आय प्रमुख है, तो कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी आपको होनी चाहिए कि क्या है। तो आपने कैसे इस कार्यक्रम की चल रहा है रचना की, कुछ हद तक इसके जवाब किसी और संस्था दे चुकी है, किंतु और भी आप कुछ ऐसा बताइए अन्य कि और भी संस्था कार्यक्रम लेने का हौसला बनाए। धन्यवाद। सबसे पहले जब कार्य हाथ में लें तो अध्यक्ष और सचिव के साथ मिलकर हमें इस कार्यक्रम का बजट बनाना चाहिए। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के लिए आपने ऐसे ही किया होगा। बजट, जी बजट बनाया, पर बजट हमारा ऐसा हो कि थोड़ा सा उसमें व्यय से ज़्यादा रखें बजट में, ताकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते हैं और अचानक आ जाते हैं, तो हम उन खर्चों को उस बजट में स्थान दे सकें। और थोड़ा बजट हमें ऐसा लेकर चलना चाहिए कि उसमें थोड़ा ज़्यादा हो। हाँ, और नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और बजट के लिए सबसे पहले पारदर्शिता रखें, बिल्कुल। उसके बाद बजट बनाते समय सब जहाँ भी हम खरीद, पारदर्शिता किन किन के बीच होनी चाहिए? पारदर्शिता सचिव और अध्यक्ष के साथ होना चाहिए। कार्य समिति, हम तीनों का एक ग्रुप बनाया हमने सबसे पहले। एक भूल रहे हो। कार्य समिति में एक भूल रहे हो, कोषाध्यक्ष। जी नहीं, एक और भूल रहे हो। सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्य समिति। आपके सेंट्रल पोस्ट की एक पोस्ट जो बड़ी है, संगठन मंत्री। जी जी, वो जरूरी नहीं हो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ भाई, उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, वही तो सारे संगठनों को एकता प्रदान करती है। उनको भी हर प्लानिंग में शामिल रखिए, वरना हमारे यहाँ बैठे संगठन मंत्री नाराज हो जाएंगे। ओके, हम सब एक मुट्ठी आपने बहुत कम समय में अच्छी अच्छी बात बताई, थैंक यू वेरी मच। हमारा यह प्रथम राउंड यहाँ समाप्त हो रहा है।
जो कि रिटर्न है, स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी लोगों को एक प्रश्न पत्र दिया जा रहा है जिसमें पूरी टीम को मिलकर आंसर करना है। हाँ, पूरी टीम इन्वॉल्व है इसमें। ओके, जजेस ध्यान दीजिए, जजेस ध्यान दीजिए, जजेस कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। यह जो रिटर्न वर्क हम लेने जा रहे हैं, रिटर्न पेपर, इसमें टीम वर्क आप देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा पात्र कम पड़ रहा है, कौन थोड़ा सहयोग नहीं कर पा रहा है, इसको ध्यान देना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पेपर है हमारा, बहुत ध्यान से पढ़ें और भी समय के अंदर अपनी आंसर शीट कंप्लीट करें। समय है 1.5 मिनट का, ठीक है? सिर्फ 1.5 मिनट का है। आप सब रेडी हैं? 1 मिनट। पेन एक ही दिया है आपको, क्योंकि लिखेगा एक ही जगह। भले लिखे ना चारों, हमारा क्या जाए, ठीक है? स्टार्ट। सदन में शांति बनाए रखें। साइलेंस प्लीज। स्टॉप, एवरीबॉडी स्टॉप। विदर्भ स्टॉप, विदर्भ नो। ये चाहते वो दोनों पेपर को अलग करके 2 लोग एक पेपर सॉल्व करते हैं, 2 लोग एक पेपर सॉल्व करते हैं, तो उतने समय में बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये क्या किए, बहुत देर बाद किया, हम देख रहे थे, और सब एक क्वेश्चन पेपर के पीछे चारों मिल गए। नहीं इसका ये है, नहीं देखिए, ये एक आपको बताने के लिए बात थी, हाउ कैन यू डू योर टीम वर्क। चलिए हम आ रहे हैं हमारे विजुअल राउंड पे, ठीक है? आप, मुझे पूरी उम्मीद है पदाधिकारी होने के नाते आप सभी ने प्रदेश का नाम लिख लीजिए पेपर पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पदाधिकारी होने के नाते आपने सभी राष्ट्रीय मीटिंग्स अटेंड की है। आज इन्हीं मीटिंग्स पर आधारित एक विजुअल राउंड आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। आप खड़े हो जाओ, कुछ भी करो, बस टाइम में कर लेना, है ना? चलिए मैं इंस्ट्रक्शंस दूं क्या इसके? आपको यह बताना है कि यह पिक्चर किस मीटिंग का है एवं यह मीटिंग कहां पर हुई थी, और यदि यानी कि मीटिंग का नाम एवं स्थान, और यदि इससे ज्यादा भी आप कुछ कह सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? पर समय रहेगा एक स्लाइड के लिए 30 सेकेंड, मतलब उसी में आपको लिखना भी है, देख के पहचानना है। नहीं, आपको 5 स्लाइड दिखाई जाएगी। 5 स्लाइड दिखाई जाएगी। एक स्लाइड का 30 सेकंड का टाइम है, और फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट स्लाइड का लिखिएगा ये क्या था। नहीं आ रहा है तो ब्लैंक करिए, लाइन लगा दिए।
तुरंत दूसरा देखिए, नहीं तो एक कोई देखते बैठते जाओगे, दूसरी चली जाएगी। मैं ऐसा देना नहीं चाहिए, इंस्ट्रक्शन पर दे रही। ये वाली आ गई हमारे की है। जब बजट की बात आई और आप नागपुर वालों को सलाह देंगे ऐसा हमारी जज साहिबा ने बताया, तो अब आप बताइए कि आपका बजट बना, घाटा हुआ, फायदा हुआ, लाभ हुआ, जो भी हुआ, तो आप किस तरह का उदाहरण उनके सामने पेश करना चाहेंगे? सिर्फ एक ही है कि जब हम बजट बनाते हैं तो हम जो है बजट को अगर बड़ी मीटिंग हो तो उसको पहले 4 भागों में स्प्लिट करके बनाएं और हर भाग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लगे, क्योंकि हम कितना भी बजट बनाएं कहीं ना कहीं कुछ अनप्रेडिक्टेड खर्चे आ जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। और हमने भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट का एक बैकअप प्लान रखा था सेफर साइड कुछ रुपए का, जो कि हमने एक्स्ट्रा बना के रखा था, तो वो जरूर बना के रखें, क्योंकि एट द एंड जब हिसाब करने वाले आते हैं तो कोई किसी के दरवाजे पे ना, और करने के बाद बैकअप के पैसे को थोड़ा सपोर्ट करके रखें। जैसा कि अभी बजट वाली बात चल रही थी और आय के स्रोत के लिए भी गुजरात वालों से पूछा गया था पार्थ ब्रेकर से, और इतना सब सुनने के बाद मैं पुनः यही पूछना चाहूंगी गुजरात टीम से कि वापस आप लोगों ने इतना सुनने के बाद आय फंड कैसे इकट्ठा करना है, इसके बारे में फिर से कुछ सोचा है तो आप लोग बताएं। दीदी वैसे तो अभी तक तो कुछ प्लानिंग किया नहीं है, किया तो नहीं होगा, ये तो बात अभी हुई है, लेकिन कैसे करेंगे? कभी भी हो तो कैसे करेंगे? कुछ फंड तो हमें रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगा, कुछ हम स्पॉन्सर्स लाएंगे, कुछ लोगों को हम जो चीफ गेस्ट या अलग अलग अतिथि वगैरह बनाएंगे उनसे सहयोग राशि लेंगे। एक सर्टन अमाउंट अगर हमारी प्रदेश के जो पदाधिकारी है उनसे भी थोड़ा थोड़ा सहयोग लेंगे, या जहाँ पे हम करेंगे ये मीटिंग वहाँ की लोकल संस्था हो या वहाँ की स्थानीय वहाँ के जिला को जोड़ के उन बहनों से भी हम पूरा उनका सहयोग लेंगे। आप लोग सिर्फ सहयोग ही सहयोग, इनकम कैसे कर सकते हैं हम वही जानना चाहते हैं। और साथ में जैसे ये राशि है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फालतू खर्चे हैं जहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं, मैं इनकम की बात कर रही हूँ। खर्चे इनकम दीदी संस्था में तो डोनेशन स्पॉन्सर या अपने औद्योगिक मेला लगा के स्टॉल, हाँ औद्योगिक मेला से भी काफी इनकम होती है। तो अगर साइड बाय साइड जैसे हम आजकल हर मीटिंग में करते हैं तो वो कृपया सदन शांत रहे। ये प्रश्न मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा है क्योंकि बहुत सी संस्थाएं ये बोलती है कि हम संस्था में हम कैसे फंड इकट्ठा करें, तो हम वही जानना चाह रहे हैं कि आप लोग भी कैसे फंड इकट्ठा करें। तो आप लोग कृपया मीटिंग के लिए तो जैसे ये मैंने
बताया कि स्पॉन्सर्स है या चीफ गेस्ट है या ये चीज तो रिपीट हो रही है आपकी। और संस्था के लिए तो फिर जैसा प्रोजेक्ट आवे वो उसमें भी प्रोजेक्ट में भी कोई चीफ पर्सन बना दे या किसी VIPs को बुला के करे, फिर हमारी बहनों से सहयोग लेंगे। और चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न उषा जी, आज आपने मध्यांचल का इतना बड़ा कार्यक्रम किया, मेरे मन में कल से आ रही कि इतना सादगी से, इतना भद्रता से, इतना भावना से लिया, अगर इसमें से थोड़ा फंड बच गया तो क्या करोगे? तो हम सबसे पहले हमारे अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी जो महिला ट्रस्ट है उसमें देंगे एक निश्चित राशि, पिछले सत्र से दी जा रही है, क्योंकि उस ट्रस्ट के पैसे से हमारी बहनों को सहयोग निरंतर मिलता जा रहा है और वो राशि जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरह से सहयोग दिया जा रहा है। और हमारा जो आपदा प्रबंधन कोष है जिसमें हम बच्चों की शिक्षा के लिए और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, जरूरतमंद बहनों को खाद्यान्न के लिए जो रुपए देते हैं उसमें से वो पैसे हम बहनों को दें। बहुत अच्छा। ऐसे संगठन में कभी मतलब पिछले सत्रों से मैं काम कर रही हूँ 22 साल से सामाजिक संगठन। कोई भी सामाजिक संगठन काम शुरू करता है तो चूंकि बड़ा बजट बना के काम करता है, आय के स्रोत भी जैसा दीदी पूछ रही है वो भी समझ के चलता है। तो मेरे ध्यान में नहीं कि इतनी बड़ी सामाजिक सेवा कर चलते कभी काम पड़ गया होगा तो हमारी जो बहनों ने पूर्व में कोष बना रखा है तो उसमें से हम थोड़ा सा लेंगे और आने वाले समय में उससे दुगना उस कोष में फिर से डाल देंगे। वो ये नया प्रोजेक्ट करेंगे। तो अभी तक इतनी स्मार्ट लेडीज थी, अभी तक ऑल इंडिया को प्रेसिडेंट क्यों नहीं दे पाए? बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आपकी जुबान में घी शक्कर, हम जल्दी ही छत्तीसगढ़ से प्रेसिडेंट देने का, तो मैं बोल नहीं सकती कि प्लान कर रहे हैं, आप लोग पे डिपेंड है उनकी प्रतिभा पे। अगर छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी प्रतिभा होगी तो निश्चित अगले सत्र में हम आपको देंगे और आपकी आशा पूरी होगी, ऐसा हमारा विश्वास। और हमको सबसे बताइए नहीं, हमारा वो ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है, और छत्तीसगढ़ में टैलेंट की कमी नहीं है, मैं आपको बता दूं। निश्चित रूप से इस मंच को हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ से अध्यक्ष दे। ऐसा है, कौन बनाता है, मंत्री कौन बनाता है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी टीम है, प्रदेश की टीम इतना सपोर्ट करे उस व्यक्ति को कि मजबूरी में बनाना ही पड़े उनको। एक सपोर्ट बहुत जरूरी है। तारा जी बैठे हैं, तारा जी 82 की उम्र में समाज में आना कैसा लगता है? हम तो अभी भी थक चले हैं, आपको आप थके नहीं है? मैं यहाँ आती हूँ करके मेरी तबीयत अच्छी है। ये बात कोई संगठन में आने से तबीयत ठीक होती है, क्या कहते हैं? सबसे मिलने जुलने से और सबका प्यार मिलने की वजह से मेरी उम्र बढ़ती है। अगर मैं घर में रहूँ तो 4 दिन में बीमार पड़ जाऊंगी। ये बिल्कुल सही। एक बार मैंने लेख पढ़ा था ज्योति जी कि जैपनीज, मैं आज भी अपने आप को 82 की नहीं मानती हूँ, मैं अपने आप को 28 की मानती हूँ। किसी का प्रदेश का अध्यक्ष बनने बाद वो बड़ी उम्मीदें लेके आता है लेकिन नहीं कर पाता, कुछ पारिवारिक वजह, कुछ शारीरिक वजह, कुछ भी समझिए, तो उस टाइम क्या उनको आप हटा देंगे, रखेंगे या उनका सहयोग करेंगे, क्या करेंगे? आप बोलिए। सहयोग करेंगे। देखिए, हमारे सभी टीम में पूर्व अध्यक्ष कार्य समिति के नाते कोई भी कार्यक्रम जब हम हाथ में लेते हैं या कोई भी प्रदेश में कोई बात होती है तो कितने लोग ऐसी हिम्मत करते हैं कि मैं हूं ना, आप कर रही है, सभी करते हैं। तो ये भावना सब लोगों में होनी चाहिए। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वाली बात है, आप पूछिए। कल बात चल रही थी कि बहुत कार्यक्रम दिए जाते हैं, बहुत कार्यक्रम दिए जाते हैं, तो हमारे सारे लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। फिर भी हमारे सामने उदाहरण है जो अपने हिसाब से भी कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ अनूठे कार्यक्रम करते हैं, जैसा अभी छत्तीसगढ़ ने बताया शेष अशेष, तो क्यों नहीं बाकी प्रदेश भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते।
मैं निशब्द हूँ। इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ, इतना सुंदर आप सबका समायोजन और उसके साथ आयोजन, आप सभी की अभिप्रेरणा सार्थक हुई। और अब अंत में इसी सार्थकता अंतिम चरण कुछ कहना चाहती हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 5 प्रदेशों के तमाम जिरह के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि जो लिखित पत्रक था उसमें पूर्वी मध्य प्रदेश टोटल 8 मार्क्स, विदर्भ टोटल 6 मार्क्स, गुजरात प्रदेश 6 मार्क्स, छत्तीसगढ़ 11 मार्क्स, पश्चिमी मध्य प्रदेश 7.5 मार्क्स। में थोड़ा सा टाइम है और उस ब्रेक का आप समझ लीजिए यहाँ पर्दा डल गया है। थोड़ी देर के लिए आप लोगों को एक ब्रेक मिल रहा है और उस ब्रेक का उपयोग हम आपके साथ कर रहे हैं। मेरी संयोजिकाएं नीचे में माइक लेकर के आपके पास में हैं। एक हाथ जरूर थोड़ा पीछे चले जाएंगे। नहीं, 3 कॉर्डलेस माइक चाहिए नीचे में। जरूर करें। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी कोलकाता में जो कांड हुआ, जाके चमकी ले लो, चमकी लेती। और कोई चलिए, लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना? कार्यकर्ता को हमने 100 लोगों से पूछा। चलिए बताइए। मुझे सम्मान नहीं दिया गया। हमारे जो पदाधिकारी को सुन लें। हाँ बोलिए। काम करने दो, करने दो, सम्मान नहीं मिला तो वैसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए हम आपसे आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। इसके लिए रचना का, संरचना का होता है और आपको सब चीज एक कार्यक्रम के माध्यम से समझाने की और उपयोगी है। कृपया मंच पर आ जाए। बहनें मेरी शॉपिंग कर रही है, मैं एक बार अनुरोध करूंगी सभी बहनें एक बार बैठे आराम से। आपकी अदालत देखते देखते आप थोड़े थक भी गए होंगे, थोड़ी शांति से बैठिए। अपन थोड़ी बातें करेंगे 10 मिनट। खाली मैं आपका 10 से 15 मिनट लेना चाहूँगी, ज़्यादा समय आपका मैं नहीं ले रही हूँ। उधर जो बहनें शॉपिंग कर रही है कृपया अपने बैठे आके। अभिप्रेरणा मध्यांचल के अधिवेशन अभिप्रेरणा में सभी आई हुई 5 प्रदेश की बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज 2 दिन से हम यहाँ कुछ सीखने सिखाने का कार्यक्रम कर रहे हैं और वास्तव में इस बार उज्जैन की यात्रा ने बहुत कुछ हमें सिखाया। कल 12 घंटे हमारी ट्रेन लेट आई और किस तरह हम लोग 20 आदमी, अभी बात हो रही थी ना संगठन में कैसे काम करना चाहिए। कल हम 20 बहनें थी, ट्रेन में बैठे हुए थे। सुबह 7 बजे उज्जैन उतरने की बात थी। कुछ खास खाना वाना साथ में लाए नहीं थे, लेकिन रात को 7 बजे यहाँ आए। और कुछ हमारी सुगढ़ बहनें जो हमारे साथ थी, संतोष जी जाजू, पुष्पा जी सोमानी, हमारी जिला अध्यक्ष मीना जी तोसनीवाल, सब कुछ रख के लाई थी। कोई बिस्कुट का डब्बा, कोई 4 लड्डू, कोई सत्तू, कोई कुछ।
आपको विश्वास नहीं होगा, 20 बहनों ने इतना खा लिया दोपहर में जैसे पूरा लंच हो गया है। किसी ने चाय बनाई, किसी ने वो छोटा सा राड ला के चाय बना ली, किसी ने क्या करा। तो जंगल में भी मंगल हो गया। जंगल में खड़ी थी हमारी गाड़ी, जहाँ पानी भी नहीं मिल रहा था। स्टेशनों पर दूध खत्म हो गया था, गुजरात के स्टेशनों पे दूध खत्म हो गया था। उसके बावजूद भी हमने चाय बनाई, भोजन करा। तो ये संगठन की शक्ति है कि 20 बहनें एक साथ आई और हम सब लोगों ने मिलके वो टाइम पास करा, 12 घंटे का टाइम पास किया। कुछ बहनें जो निराश हो गई थी, संगठन से निराश जो हो जाती है वो बीच में छोड़ के चली जाती है। अभी राजनांदगांव की मुझे अनीता की जवाब बहुत अच्छा लगा, अनीता मुंडा का, कि मुझे मौका मिला तो मैं और आगे बढ़ूंगी। कुछ बहनें 10 बहनें हमारी बड़ौदा के स्टेशन पे उतर गई निराश होके कि पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, उज्जैन क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे कितना बरसात मिलेगी। और 10 बहनें वंचित हो गई, जबकि वो यहाँ पार्टिसिपेट थी। जब 2 बातें मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ आते हैं, स्वस्थ है तो आते हैं। हम बहनों में, अभी एक बहन पूछ रही थी माधुरी जी कि मीटिंगों में प्रोग्राम में लेट क्यों पहुंचते हैं। हमें अपने सजने संवरने में, तैयार होने में मैं सबसे सुंदर लगूं कि भावना सभी होती है, सभी हम महिलाओं की एक नेचुरल कमी होती है, नेचुरल कमी होती है, भगवान की दी हुई कमी होती है कि हम अच्छे लगे, हम सुंदर लगे। लेकिन मेरी बहनों, मैं आज कुछ अस्त के बारे में बात करना चाहती हूँ कि हम स्वस्थ कब लगेंगे, जब हम सुंदर कब लगेंगे, जब हम स्वस्थ रहें। संपन्नता, ध्यान से सुनिए, इधर बहुत आवाज आ रही है मेरी बहनों, प्लीज 10 मिनट के लिए चुप हो जाइए, प्लीज 10 मिनट के लिए चुप हो जाइए। हमारी संपन्नता और हमारा सुंदरता का आनंद जब ही है जब हम स्वस्थ हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारी सुंदरता भी बेकार है, हमारा पैसा भी बेकार है, हमारी संपत्ति भी बेकार है। तो हम सुंदर कैसे, हम स्वस्थ कैसे रहें। जब कोरोना काल आया, 1 सेकंड, ओ भाई बेटा 2 मिनट ठहर जा, जब मैं बोल लूँ 5 मिनट तो कर ले, ठीक है, बैठ जा या धीरे से लगा। 2 साल जब कोरोना आया 2020 और 21 में, उस टाइम मेरी उम्र 72 ईयर्स की थी। नाउ आई एम 75। मैं काफ़ी आयुर्वेदिक सामान अपने घर में साल से बनाती आ रही थी। गुलकंद है, च्यवनप्राश है, सीतोपलादी चूर्ण है और काफ़ी चीज़ें, ब्लड क्लिंजर है। तो उस टाइम जब कोरोना हुआ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, आपके जानने के बता भी नहीं दुखा, मैं बहुत स्वस्थ थी। और बिना वो मुंह के क्या लगाते हैं, मास्क, बिना मास्क के बाजार में खूब घूमती थी, मुझे कोई रोकता भी नहीं था। रोक दे तो उसकी ऐसी की तैसी बराबर कर देती थी। मतलब भाई मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है, मैं मास्क नहीं लगाऊंगी। तो मेरे बच्चों ने मुझे पूछा कि माँ आप इतना बाहर क्यों घूमती हो। मैंने कहा मेरा आयुर्वेदिक सामान खत्म हो जाता है, मुझे लाना होता है। तो बोले आप, हम घर वालों को जब इतना बढ़िया सामान बना के खिलाते हो तो क्यों नहीं इस सामान को बाहर निकालते हो, क्योंकि अभी कोरोना काल में आयुर्वेदिक चीज़ों की मांग है। और उस टाइम मेरे पोते पोतियों ने डाइनिंग टेबल बैठ के नक्की करा कि माँ अब कुछ बनाएगी और हम उसको, क्योंकि उस टाइम मार्केट बंद हो गए थे, सूरत के मार्केट सब बंद हो गए थे, सब लोग घरों में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम माँ के सामान को कुछ बेचने का, कुछ बाहर निकालने का तरीका अपनाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, विदिन 5 मिनट्स में वैदिक मदर करके नाम निकला मेरे कारोबार का और ये कार्य मैंने चालू करा 21 मई 2021 से, अभी से ऐसे याद नहीं आ रहा है, कोरोना काल के अंदर। उसके बाद मैं बढ़ती चली गई और काम मेरा इतना बढ़िया निकल गया कि आज मेरे को टाइम नहीं है, बल्कि फुर्सत नहीं है। मैं मीटिंगों में भी आती हूँ तो काफ़ी मेरा काम का हर्जा होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप बिना पैसों के, बिना पार्लर में गए, आपको मैं बता दूं आज तक मैं पार्लर में नहीं गई हूँ सिवाय बाल कटाने के। मैं इतने साल की होगी, मैंने फेशियल नहीं कराया है, मैं चेहरे पर कुछ नहीं लगाती हूँ। बिना पार्लर गए, बिना कुछ खाई, एलोपैथी खाए हम कैसे स्वस्थ रहे, आपको मैं टिप देना चाहती हूँ।
मेरी बहनें हाथ में अगर डायरी और पेंसिल कुछ लाई है तो नोट कर लेंगे, आपके काम आएंगे टिप्स, ये टिप्स आपके काम आएंगे। सबसे पहली बात आप अपना सोने का और जागने का समय तय करें। अपने सोने का और जगने का समय तय करें, चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो। कल ज्योति जी को बड़ा अचंभा आया कि बिमला दीदी 11 बजे तक यहाँ बैठी थी, मैं नहीं बैठती, मैं एग्जैक्ट 9 बजे सो जाती हूँ। और परसों रात की नींद थी, ट्रेन की, कल की नींद है, इसीलिए मैंने गीता जी को कहा, गीता जी सिर बहुत जोर से दुख रहा है, मेरा जोड़ आप लगा दीजिए, मैं से जोड़ा नहीं जा रहा है। तो आप अपना सोने का और उठने का टाइम नक्की करें, फोन में डाल दीजिए कि प्लीज नॉट कॉल आफ्टर 9 PM, मुझे 9 बजे बाद कोई कॉल नहीं करे। तेल खाएंगे तो आपका शरीर पुष्ट होएगा, कमजोर नहीं बनेगा। तिल का तेल खाइए और शरीर में तिल के तेल की मालिश करिए। गाड़ी का तेल हर शहर में आजकल मिलने लग गया है, तिल का तेल निकाल के ला सकते हैं। पैरों के तलवे पर अपने आप से ही देखिए, नौकर की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही घर का घी, अगर आप गाय का दूध पीते हैं तो घर का घी निकलता होगा। तलवों पर रोजाना तेल का घी की मालिश करके सोइए, बहुत अच्छी नींद आएगी, माइंड एकदम शांति हो जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। और घी की बात चली है तो सुबह जब आप फ्रेश होते हैं 6 बजे तो 1 चम्मच चाय वाली घी गैस में गरम करके थोड़ी सी काली मिर्च और हल्दी डाल के 1 चम्मच घी रोज खाइए। घी से आपका वजन भी घटेगा। ये मत सोचना हम घी से मोटे होते हैं, घी से आदमी का वजन घटता है। 1 चम्मच की गाय का घी होना चाहिए, उसमें काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के 1 चम्मच घी खाइए। उसके बाद जो भी चाय नाश्ता करना है, जो भी करना वो करिए रोजाना 12 महीना। कोई घी में कोई परहेज नहीं है, न हार्ट वालों का परहेज है, न शुगर वालों का परहेज है, न बीपी वालों का परहेज है, कोई तरह का कोई भी तरह का परहेज नहीं। घी से आपके बाल अच्छे रहेंगे। ये जो 40 के बाद यहाँ से टाट निकलना चालू हो जाती है ना, वो नहीं निकलेगी, मेरी नहीं निकली, आप ध्यान दो। घी से बाल अच्छे रहेंगे, घुटनों में चिकनाहट रहेगी, शरीर में चिकनाहट रहेगी, स्किन चमकेगी। इसलिए 1 चम्मच घी तो हर आदमी को रोजाना खाना ही चाहिए। मेरी बहनें आजकल घरों में घूमती है तो अधिकतर चप्पलें पहन के घूमती है, स्पेशली युवा पीढ़ी। प्लीज घर में चप्पल पहन के न घूमें, धरती के आकर्षण, धरती के साथ रहे। धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपको उसका एनर्जी मिलेगी, भूमि की एनर्जी मिलेगी। इसलिए कोई भी चप्पल पहन के, जहाँ जिस शहर में बहुत ठंड पड़ती है, ठंड के दिनों में वो एक अलग बात है कि आप मोजा पहन के घूमते हैं। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि सुबह के टाइम जब आप सो के उठे तो आपके बंगले या फ्लैट के सामने सड़क का एक टुकड़ा हो तो बिना चप्पल के घूम के आए। जो सड़क की छोटी छोटी कंकर आपको चुभेंगे वो आपका एक्यूप्रेशर होएगा, वो आपका एक्यूप्रेशर होएगा, उससे आपका सिर नहीं दुखेगा, आपका कोई भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए एक्यूप्रेशर के लिए सुबह नहाते टाइम छोटी सी ब्रुश लेके तलवों पर खूब घसिए। जो कपड़े धोने की ब्रुश होती है ना, छोटी वाली ब्रुश 5 रुपए में आती है बाजार के अंदर, उसको तलवे में खूब घसिए, वो भी एक्यूप्रेशर है, उससे भी आपका सिर नहीं दुखता है। और दूसरा, जितना पैदल घूमेंगे, जितनी जमीन के संपर्क में रहेंगे, आप में एनर्जी अच्छी रहेगी। आप ध्यान दो, अपने पुराने आदमी नीचे बैठ के खाना क्यों खाते थे, नीचे पलांती मार बैठ के खाना क्यों खाते थे, नीचे जमीन में क्यों सोते थे? उसकी वजह यही थी कि वो जमीन के संपर्क में रहते थे। नहा के जब आते हैं तो आपको कोई तकलीफ है कि नहीं है, 1 गिलास पानी जरूर से पिए। जब नहा के आते हैं तो 1 गिलास पानी जरूर से पिए। बीपी होगा तो सही हो जाएगा, अगर थकान आई है तो सही हो जाएगी। और पानी पीने से काफ़ी कुछ एनर्जी आती है, क्योंकि नहाने में हमारी एनर्जी काफ़ी जाती है। तो उस टाइम अपने नहा धो के तैयार होकर जब कमरे से बाहर निकले तो 1 गिलास पानी जरूर से पी के निकले। कुछ बहनों को कमजोरी लगती है या दुबली पतली बहुत ज़्यादा होती है। कल मैंने देखी, हमारे यहाँ की काम की सेक्रेटरी थी, बहुत दुबली पतली थी, सलवार सूट पहने हुई थी। तो एक शहद की बोतल में अगर आपको शुगर नहीं है तो बादाम और अखरोट भिगो के रखिए और रोजाना के 2 बादाम और 2 अखरोट रोज सुबह नाश्ते के टाइम खाइए। आपके अंदर एनर्जी अच्छी रहेगी, आपका स्किन अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आप बिना पार्लर में गए अपने आप आपका फेसियल चमकेगा, चेहरा चमकेगा। 2 अखरोट और 2 बादाम शहद में भिगो के रखिए, वो जरूर से रोजाना खाइए।
रोजाना एक हमारे दामाद डॉक्टर थे वहाँ इंग्लैंड में, तो उन्होंने आके बताया कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं, कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन अगर सुबह के खाने में 1 कटोरी दही और 1 कटोरी दाल, 2 चीज़ अगर हमने खा ली तो अपना पूरा प्रोटीन हमको मिलता महिलाओं को। तो 1 कटोरी छाछ की बजाय, सुनिए, छाछ की बजाय दही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दही से वजन भी घटता है, दही में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारे खाने को भी हजम करते हैं। तो 1 कटोरी दही आप रोजाना ताज़ा जमाएं और सभी परिवार वालों को 1-1 कटोरी दही तो दें। ये अभी चौमासा के अंदर दही अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बाकी 12 महीना आप दही खा सकते हो। शाम को दही न खाए, शाम को 4 बजे बाद कोई दही नहीं खाए। यूपी में बड़ा चलन है कि रात को भी है ना खाने के साथ दही खाते हैं, वो बहुत नुकसान करता है। शाम को खाने के साथ दही नहीं खाए। चौथा क्या नाम जी के, जब अपना घी का मैंने बताया, इसका सीतोप्लाज्मी का जो पेट, सबसे बड़ी जो बीमारी का कारण है वो आपका पेट। पेट अगर साफ नहीं होगा तो कुछ भी बीमारी होगी, आपको ध्यान रखना, कुछ भी बीमारी होगी। इवन डॉक्टरों के साथ मेरी मीटिंग हुई है, आयुर्वेदिक के वैद्यों के साथ, उन्होंने कहा कि जिनके पेट साफ नहीं होते उनको भी 10% खतरा रहता है कैंसर होने का। अंदर गंदगी रहती है, कीड़े पनपते हैं। तो कोई भी बहनें, कोई भी ऐसी बहनें बैठी है, पेट साफ रहना चाहिए आपका। और पेट साफ जब ही रहेगा जब आप हल्का खाना, 12-1 बजे तक आपको जितना दाल बाटी खाना हो, जितना हलवा पूड़ी खाना हो खाओ। शाम का खाना बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल तुरई लौकी की सब्जी या मूंग की दाल या फल का शाम का खाना बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। जो भी आपको, क्योंकि शाम के खाने बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारे खाने जो जठराग्नि होती है, पेट की जो अग्नि होती है वो कमजोर हो जाती है और शाम का खाना हमें पचता नहीं है। इसलिए जितना दोपहर में खाना होता आप खाइए, बाकी शाम का खाना सिंपल खाइए। पेट में बिल्कुल भी कब्ज नहीं रहना चाहिए। आपका पेट, आपको ध्यान में हो तो आपके घर में दादा परदादा सुबह और शाम दोनों टाइम पेट साफ करते थे। उनका एक नियम था कि शाम को भी बाड़ू के पहले, मतलब खाने के पहले वो पेट साफ करते थे और सुबह। लेकिन अभी आजकल हमारा नहीं होता। मैं एक बहुत अच्छा पाउडर बनाती हूँ, बॉडी क्लींजर, हमारी आशा जी इसकी सबूत बैठी हुई है, आशा जी लेती है 12 महीना, ये बहुत अच्छा है। उस गैस बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। देखिए आज जिसके घुटने दुखते हैं, जिसको माइग्रेन है, जिसको सिर दुखता है, उसका मतलब है उसको गैस बनती है। गैस जब दिमाग में चढ़ती है तो माइग्रेन होता है, सिर दुखता है, घुटने दुखते हैं, कमर में पहुंच जाती है तो कमर दुखती है। आपके पेट में गैस होना ही नहीं चाहिए। गैस की चीजें शाम के बाद न खाएं। छोला, राजमा, भटूरा जो भी है, ये चीजें शाम को 5 बजे बाद खाए ही नहीं। ये सब गैस की चीजें। कार्यक्रम के अतिथियों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। हमारे कार्यक्रम की विशेष अतिथि इंदौर की प्रसिद्ध समाज सेवी अर्चना जी सोमानी, अखिल भारतवर्षीय महिला ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती ललिता जी मालपानी एवं निवृत्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी महेश्वरी। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। मैं साथ में ज्योति जी राठी को भी आमंत्रित कर रही हूँ। प्लीज आप मंच पर रहें। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ अष्टसिद्धा समिति की संयोजिका मंगल जी करवा, मधु जी राठी, रचना जी जवाहर एवं माधुरी जी। प्लीज ज्वाइन करें यहाँ पर स्टेज पे। ललिता जी मालपानी के स्वागत के लिए मधु जी राठी, समिति संयोजिका हमारी छत्तीसगढ़ से। अर्चना जी सोमानी के स्वागत के लिए आमंत्रित है रचना जी जवाहर, पश्चिमी मध्य प्रदेश की हमारी संयोजक कर रही हूँ उद्बोधन के लिए अर्चना जी सोमानी को। कृपया आए और 2 शब्द करें।
सभी को राम राम। मुझे आज का टॉपिक दिया गया था व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास का वही महत्व होता है जो एक पुष्प में उसकी गंध का होता है। विचार एवं व्यवहार हमारे व्यक्तित्व को महका देते हैं। हर एक व्यक्ति विकास तो चाहता है, मगर उसको उसकी स्किल्स कितनी होनी चाहिए ये जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और उनकी कमजोरियाँ क्या है ये उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यह अपने आप में एक निखार लाने की प्रक्रिया है जो उचित मार्गदर्शन से ही विकसित हो सकती है। व्यक्तित्व विकास के लिए हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों के साथ संवाद, व्यवहार एवं पारस्परिकता में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अर्थात शब्दों की तुलना में हमारे कार्य हम ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हमें बहुत शालीनता और मधुरता से बोलना चाहिए। संगठन के सभी सदस्यों के बीच रखे गए विषय पर सभी के विचार एक जैसे हो यह संभव नहीं है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनोभेद नहीं होना चाहिए। हमारी प्रत्येक क्रिया एवं गतिविधि का कोई न कोई उद्देश्य होता है। इसकी सफलता के लिए समयबद्धता, अनुशासन, संगठनात्मक एकता आदि गुण अपरिहार्य है। हमारे कार्यों से ना तो हीन ग्रंथि ना ही अहम ग्रंथि की झलक महसूस होनी चाहिए। एक विकसित व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा बना देता है कि उसे अपने सामने कोई छोटा नजर ही नहीं आता है। अपने व्यक्तित्व का विकास करना और अन्य को सही और पूर्ण मार्गदर्शन करना, यह एक पावन धर्म देशभक्ति का प्रतीक है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है। झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वो कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तब वो खुद कचरा हो जाती है। इसीलिए हमेशा संगठन से जुड़े रहे, बिखर कर कचरा न बने। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीन पर, आए हो ज़मीन पर जब किरदार ज़मीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे आपकी, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे आपकी। आपने मुझे शालीनता से सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट अध्यक्ष ललिता जी मानतानी। अनमोल है जो कोई जाने बोल ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आए। हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो हमारा पहला गुण होना चाहिए मीठी बोली, क्योंकि हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मीठा बोलेंगे तो ही हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ेंगे। बहनों, हमारा संगठन एक श्रृंखलाबद्ध संगठन है और राष्ट्र से प्रदेश, प्रदेश से जिला और जिले से स्थानीय तक हम हर प्रोग्राम को पहुंचाते हैं। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी सी विनती है कि हम लोग ग्रास रूट तक ट्रस्टों की जानकारी पहुंचाएं और जो ज़रूरतमंद ट्रस्ट हैं उन्हें जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन्हें हम ट्रस्टों की जानकारी देके सहायता करवाएं। महासभा के ट्रस्टों के बारे में एक जानकारी देना चाहती हूँ कि उसमें सिर्फ जेंट्स लोग के साइन होते हैं और जो उन लोगों के पास केवल आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट ऐसा है जिसमें आपको 2 की गारंटी देनी रहती है। बाकी सब ट्रस्टों में साइन करने से किसी को भी कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है। प्लीज़ साइन करके लोगों के फॉर्म आगे से आगे बढ़ाएं। समय मेरे को बहुत कम दिया गया है। मैं सिर्फ एक नाम अनाउंस करना चाहूँगी, दीप्ति धूप। वो ट्रस्टी बन रही है और ट्रस्ट का 51,000 का चेक लेके आई है, तो मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगी। वादन, श्रद्धेय मंच, आदरणीय सदन, जैसा कि
मध्यांचल का जो अधिवेशन अभिप्रेरणा, कल से हम लोग सब आए हुए हैं और जो कुछ भी इसमें सीखने को मिला है, वास्तव में हमारा संगठन एक इंस्टीट्यूट है, उसमें हम लोग सभी यहाँ आकर कुछ न कुछ नया सीख कर जाते हैं। और आज जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ हमारा, इतनी सुंदर संरचना और जिस तरह से हमारे संगठन की जो जानकारियाँ थी वो प्रदेश अध्यक्षों से दी गई और सदन को भी जानकारियाँ मिली, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जज के जो हमारी जजेस थी, हमारी तीनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं, कार्यक्रम को इस ढंग से बनाया गया और जो वकील थे दोनों जबरदस्त जिरे हैं जिन्होंने की, और हमारे पांचों प्रदेश अध्यक्ष जिनका प्रेजेंटेशन वास्तव में बहुत ही सराहनीय रहा। इस तरह के कार्यक्रम करने से हम मोटिवेट होते हैं, हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको भी मिलता है। जज के रूप में मैं बनी, आप देखिए जज को क्या बोलना होता है। कल से मैं गूगल पे सर्च करने लगी कि क्या बोलना है मुझे, तो कुछ ना कुछ हमको जब कोई विषय देते हैं तो हमारी सोच भी उसके अनुसार चलने लग जाती है। और बहुत ही अच्छा लगा सबका प्रेजेंटेशन, और विशेष रूप से मैं इसके जो आयोजक संस्था है हमारी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उज्जैन जिला, दोनों की हमारी जो अध्यक्षाएं यहीं बैठी हैं, उषा जी, शोभा जी और सीमा जी, और इनकी पूरी टीम शानदार, वंदना जी, कल मैं आपका नाम ही भूल गई, मंच पे आप थे, सॉरी मीरा जी सोमानी, आप लोगों का जो मैं कोऑर्डिनेशन देख रही हूँ, निर्मला जी देखिए आप पूरी भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, अरुणा जी, हमारी जो सारी रमा जी, पूरी पूर्व अध्यक्षाएं जम के बैठी हुई है, देखो एक लाइन के अंदर, उर्मिला जी, मैं किस किस का नाम बहुत ही, और सुशीला दीदी और हमारे टिमला दीदी और शोभा गीता दीदी के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद प्रेषित करती हूँ। और अब हमारे प्रदेशों में क्या कार्य हुए, वही सेम क्वेश्चन उनके प्रदेश के संयोजकों से, जो कि उनको नहीं मालूम था, उनसे भी अलग से लिखवाया गया कि आपने इस समिति के अंतर्गत अपने प्रदेश में क्या कार्य किए। और बताते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि दोनों के मैच ही नहीं हो रहे। मतलब हमें पता, आप लोग तैयारी तो कर रहे थे बहुत, कौन सी किताबें पढ़ रहे, मानस मंथन, किंतु ये ध्यान नहीं दी। और वो था फर्स्ट राउंड हमारा कि हम देखें तो सही कि कितने अलर्ट है इस समिति के प्रति। धन्यवाद। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी केवल 3 संयोजिकाएं हमारे साथ थी, तो उसी समय पर उर्मिला जी कलंत्री ने उनको ऑनलाइन लिया और 2 संयोजिकाओं से ऑनलाइन भी भरवाया गया भी वो फॉर्म हमें, तो ये 5 संयोजिकाओं से हमने भरवाया और उसको टैली करने की कोशिश की। ठीक है, पर शायद अगली बार में हम कुछ बेटर कर पाए। थैंक यू। बताना चाहूँगी, सिर्फ 3 मेंबर ही मंच पर आए, जो 4 थे यहाँ मंच पर, वो ही कृपया मंच पर आए। कोषाध्यक्ष के रूप में शानदार प्रेजेंटेशन साधना जी बियानी, कार्य समिति जल्दी आते जाइए, और लगानी आप लोगों को। कार्य समिति का बेस्ट प्रेजेंटेशन अमिता जी, तैयार हो रही है वो। चलिए आगे बढ़िए। माहेश्वरी, का जिसने प्रेजेंटेशन दिया, रंजना जी बाहर, बहुत ही सुंदर आपका प्रेजेंटेशन।
सचिव का नहीं है इसमें बेस्ट प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब हम नीचे से चलेंगे। 5th नंबर पर रहा है गुजरात प्रदेश, जिसके 176 नंबर आए मार्क्स। टोटल मार्क्स जो राउंड हुए उसमें 176 मार्क्स, 219 नंबर। तैयार रहे, आप नीचे आ जाए, एक बार इनकी फोटो हो जाए फिर आप मंच पर आए। आइए विधायक प्रदेश। अध्यक्षा उर्मिला जी कलंत्री को सम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। उर्मिला जी, आपको तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए, मंच पे ही रहना चाहिए, नीचे क्यों चले जाते हैं आप बार बार। पश्चिमी मध्य प्रदेश के 220 मार्क्स आए हैं 3rd पायदान पर। मध्य प्रदेश प्लीज मंच पे आए। टोटल मार्क्स 249। आपकी अदालत के सिकंदर ताजपोशी होगी छत्तीसगढ़। Thank you.